जय तो भारतम। साथियों, वे 48 घंटे के आज के भाग में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी गांधी जी के स्वतंत्रता के समय की स्थिति के बारे में। आजादी के समय गांधी, कल का हमारा आलेख था। आजादी के समय गांधी जी क्या कर रहे थे, कहाँ थे, और हमने बात की गांधी जी कोलकाता में थे और कोलकाता में किस तरह की परिस्थितियों से उन्हें दो चार होना पड़ा, किस तरह के हालात उस समय थे, उसका जिक्र हमने किया। आज का हमारा आलेख है रजवाड़ों का तंत्र। देखिए, आजादी के समय भारत में बहुत सारी रियासतें थी और रजवाड़ों का राज चलता था। उसी को लेकर के हमारा आज का आलेख है डॉक्टर चंद्र त्रिखा का लिखा हुआ वे 48 घंटे से रजवाड़ों का तंत्र। जहां एक और राजनेता ब्रिटिश प्रशासित भारत में ब्रिटिश तंत्र से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक पक्ष और भी था, वह था रजवाड़ों का पक्ष। अब एक संगठन था चैम्बर ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इसके मुखिया चांसलर थे पटियाला रियासत के 8वें महाराज हिज मोस्ट ग्रेशियस हाइनेस यादवेंद्र सिंह। इस चैम्बर अर्थात नरेश मंडल में 565 महाराजा, नवाब एवं रजवाड़े शामिल थे। इनके अधीन कुल मिलाकर देश की 1/4 आबादी और 1/3 भूमि थी। इनका हिंदुस्तान अलग था। देश के रजवाड़ों के पास औसतन 11 उपाधियां, 5 से अधिक बीवियां, दर्जन भर बच्चे, लगभग 3 रेल डिब्बे, 4 रोल्स रॉयस मोटरें, औसतन 2 हाथी होते थे। यह अपनी ही तरह का एक तीसरा भारत था। ये लोग प्राय लगभग सभी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं पक्षधर थे। लगभग सभी ने ब्रिटिश शासन के साथ संधियां कर रखी थीं। इनमें हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, ग्वालियर आदि ऐसे बड़े शासक भी थे जिनके राज्य का विस्तार यूरोप के देशों से भी टक्कर लेता था। कुछ ऐसे रजवाड़े भी थे जो लंदन में किसी बड़े क्षेत्र के बराबर की सल्तनत के मालिक थे। ऐसे लगभग 400 रजवाड़ों की सल्तनत का विस्तार औसतन 20 वर्ग मील के आसपास था। इन्हीं में से एक थी हैदराबाद की रियासत। इस रियासत के निजाम को 21 तोप की सलामी दी जाती थी। निजाम का पूरा नाम था रुस्तमे दौरा, अरस्तु जमा, वाली मुमालिक, आसिफ जाह, नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर, मुजफ्फरुल मुल्क, निजामुल मद, फतेह जंग, हिज एक्साल्टेड हाइनेस निजाम ऑफ हैदराबाद। यह रियासत भारत के लगभग ठीक मध्य में स्थित थी। आबादी लगभग 2 करोड़ 30 लाख। इनमें से 2 करोड़ हिंदू थे जबकि 30 लाख मुसलमान थे। निजाम का कद 5.25 फुट था और वान 90 पाउंड था, यानी वजन। सुपारी चबाने के चक्कर में उनके लगभग सारे दांत कट चुके थे। हद दर्जे के वहमी एवं शंकालु थे। जहां भी जाते थे अपने साथ एक विशेष व्यक्ति को लेकर के जाते थे, जिसका काम था वह खाना चखना जो निजाम के लिए तैयार होता था। वैसे निजाम का मेन्यू बेहद सीमित रहता था। मलाई और मिठाई, थोड़े फल, सुपारी और रात को अफीम, यही उनका मेन्यू रहता। कहा जाता है कि यह खाना भी वह चटाई पर बैठकर टीन की प्लेट में खाते थे। मगर इनके बारे में अधिकांश बातें किंवदंतियों के रूप में मिलती हैं। निजाम उस समय विश्व के सबसे अमीर शासक माने जाते थे, मगर वह इतने कंजूस थे कि बरसों से फुफुंद वाली एक ही टोपी पहने हुए थे। पैरों में सामान्य से स्लीपर, बेहद मैला पायजामा। चर्चा यह भी थी कि निजाम फेंके हुए सिगरेट के टुकड़ों को भी फूंक लेते थे ताकि बचत हो सके। हालांकि निजाम के महल की खूबसूरती, पच्चीकारी एवं वास्तुकला भी चर्चा में रहती थी, मगर वह स्वयं एक पुराने पलंग पर ही सोते। बेपनाह दौलत का यह आलम था कि निजाम 280 कैरेट का जैकब नामक चर्चित हीरा पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते। कहते हैं कि सैकड़ों हीरे जवारात, नीलम, पुखराज उनके तहखानों के फर्श पर बिखरे रहते। नकदी का अनुमान उन दिनों में लगभग 20 लाख पाउंड था। ज्यादातर नकदी पुराने अखबारों में लपेटकर तहखानों में रखी जाती। प्राय यही कहा जाता था कि निजाम के पास सिवाय जन समर्थन सभी कुछ था। उनके पास एक सुसज्जित सेना भी थी जो भारी तोपों से लैस थी। वायुसेना का भी एक अपना दस्ता था। इसी बूते पर निजाम अंग्रेजों के चले जाने पर भी एक आजाद मुल्क के तौर पर हैदराबाद की परिकल्पना संजोए हुए थे।
देश के दूसरे महाराजा जिन्हें 21 तोपों की सलामी का अधिकार था वे थे जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह। उनकी 40 लाख की प्रजा में से अधिकांश मुस्लिम थे। पृथ्वी का स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर के इस महाराजा को न तो इतिहास ने ही कभी सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, न ही वहां की जनता ही उनका सही मूल्यांकन कर पाई। अब ज्यों-ज्यों परतें उघड़ने लगी हैं, महाराजा की विशिष्टताएं भी उभर कर सामने आने लगी हैं। महाराजा हरि सिंह के पास भी एक सुसज्जित सशस्त्र सेना थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक सुधारवादी कानून बनाए और लागू भी किए। अब नए साक्ष्य इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाराजा नेहरू, पटेल व शेख अब्दुल्ला के बुने जाल में बुरी तरह से फंस गए थे और वह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी खो बैठे थे। इस नरेश मंडल के अध्यक्ष महाराजा यादवेंद्र सिंह के पिता पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह भी अपने समय के चर्चित राज्याध्यक्ष थे। 6 फुट 4 इंच लंबा कद, वान 300 पौंड, खुराक लगभग 10 सेर खाद्यान्न प्रतिदिन। चाय के साथ 2 मुर्गे प्राय खा जाया करते थे। पोलो के शौकीन महाराजा के अस्तबल में 500 से अधिक बेहतरीन घोड़े थे। उनकी ऐश्वर्य प्रशस्ति की भी खूब चर्चाएं होती थी। कहा जाता है कि उनके हरम में 350 औरतें थी जिनका चयन उन्होंने स्वयं किया। उनके हरम के एक हिस्से में एक लेबोरेटरी थी जिसमें विभिन्न रसायनों, प्रसाधनों, लेपों और शक्तिवर्धक औषधियों का निर्माण होता था। मैसूर के महाराजा स्वयं को चंद्रमा का वंशज मानते थे। शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं महाराजा ईश्वरीय रूप ले लेते थे। 9 दिन तक वह महल के किसी अंधेरे कोने में तप करते थे। न उन्हें कोई छू सकता था, न देख सकता था, और 9 दिन बाद जब बाहर निकलते तो वह स्वर्ण मंडित हाथी पर बैठकर मैसूर के घुड़दौड़ मैदान में प्रजा को दर्शन देने जाते। वहां सार्वजनिक रूप से उन्हें मंत्रोच्चारण के बीच स्नान कराया जाता। संध्या होने पर वह काले घोड़े पर सवार होकर पूरे मैदान का चक्कर लगाते ताकि प्रजा उनका दर्शन कर सके। उनके सिंहासन पर 28 मन सोना लगा था और चढ़ने के लिए सोने की 9 सीढ़ियां बनाई गई थीं। उदयपुर के महाराजा स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। महाराणा प्रताप व राणा सांगा की विरासत संजोने वाला यह राजवंश भारत का सबसे पुराना राजवंश होने का दावा करता था। लगभग 2000 वर्षों से सत्ता में था। वर्ष में एक बार महाराणा भी एक बजरे पर खड़े होकर पिछोला झील का चक्कर लगाते और फिर औपचारिक रूप से महल में प्रवेश करते। वैसे यह राजवंश भगवान एकलिंग को अपना इष्ट व अधिशासी मानता रहा है और स्वयं को भगवान एकलिंग का दीवान घोषित करता रहा है। कपूरथला के महाराजा पाश्चात्य निर्माण कला व संस्कृति से बेहद प्रभावित थे। एक बार पेरिस में वसाई का महल देखा तो फ्रांस के बहुत से कारीगरों को बुलाकर वसाई सरीखा महल कपूरथला में ही बनवा डाला। पेरिस के ही एक उपनगर सेवरेस से गुलदान व बहुमूल्य फ्रांसीसी कलाकृतियां लाई गईं। कहते हैं महाराजा ने अपने अपने कुछ सिख नौकर चाकरों को भी फ्रांसीसी राजा के दरबारी नौकरों की तरह नकली विग व बक्सुओं वाले नोकदार जूते पहनने के आदेश दे दिए थे। यह स्थिति नवाब रामपुर की भी थी। उनका सिंहासन बड़े चर्च के आकार वाले एक विशाल हॉल में रखा रहता था। सिंहासन की जरी की गद्दी के बीच में एक तसला भी रखा रहता था ताकि यदि दरबार में कोई महत्वपूर्ण कार्य या समारोह चल रहा हो तो नवाब साहब को शंका निवारण के लिए उठ करके न जाना पड़े। ये तो था रजवाड़ों का तंत्र आलेख का आज का भाग। अगले भाग में रजवाड़ों का तंत्र इसी विषय पर, इसी आलेख को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज अनुमति दीजिए। नमस्कार।